हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फ्लेशन के बारे में। इस वीडियो में हम कुल 3 चीज़ें देखेंगे। पहला, इन्फ्लेशन क्या है। दूसरा, कैसे इन्फ्लेशन होता है। और तीसरा, इन्फ्लेशन के अलग अलग टाइप्स के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहली बात, क्या है इन्फ्लेशन। जब करेंसी का परचेसिंग पावर घट जाता है तब उसे इन्फ्लेशन कहा जाता है। एक एग्जाम्पल दूँ तो जैसे कि कुछ साल पहले तक एक मैगी का पैकेट 10 रुपये में आ जाता था, लेकिन अभी एक मैगी आप खरीदने जाएंगे तो 10 रुपये से वो मैगी नहीं आएगा, उसका दाम अभी 12 रुपये हो गया है। मतलब आपकी जेब में 2 साल पहले जो 10 रुपये था उसका परचेसिंग पावर अब घट गया है। तो इसे ही इन्फ्लेशन कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं इन्फ्लेशन कैसे होता है। इन्फ्लेशन मेनली 2 वजह से हो सकता है। पहला, या तो मार्केट में सप्लाई घट जाए, और दूसरा, मार्केट में सप्लाई जैसा था वैसा ही रहे लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो ऐसे केस में इन्फ्लेशन होता है। चलिए एक एक करके देखते हैं। दोनों ही केस को समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ राखी का। तो पहले देखते हैं सप्लाई घटने से कैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है। मान लीजिए कोई भी एक शॉपिंग मॉल है जहाँ पे हर साल 100 भाई अपनी बहन को लेके आता है राखी के दिन, और वहाँ पे 100 ही ड्रेस है। वो एक एक ड्रेस खरीद के अपनी बहन को एज ए गिफ्ट दे देते हैं राखी का। तो हर एक ड्रेस का कीमत जो है वहाँ पे मान लीजिए 500 रुपये है। अभी एक साल क्या हुआ, राखी के पहले ड्रेस ही आया है सिर्फ 70, और यहाँ पे 100 लोग आ गया है उसे खरीदने के लिए। तो मॉल के मालिक क्या करेगा कि मेरे पास तो 100 ड्रेसेस नहीं है, इस साल तो सिर्फ 70 ही ड्रेसेस है और 100 लोग आ गए हैं खरीदने के लिए। तो एक काम करते हैं, इन ड्रेसेस का हम प्राइस बढ़ा देते हैं। पहले इसका प्राइस मान लीजिए 500 रुपये था, तो अभी वो बढ़ा के 600 रुपये कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, इन्फ्लेशन। मतलब अभी अगर कोई 500 रुपये लेके जाएगा उस ड्रेस को खरीदने के लिए तो नहीं खरीद पाएगा। मतलब वो 500 रुपये का जो परचेसिंग पावर था वो घट गया। अभी दूसरा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, डिमांड बढ़ने से कैसे इन्फ्लेशन पे इफेक्ट पड़ता है। मैं पिछले वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आप लोगों को बताया था, जो था इकोनॉमिक साइकिल। मैं उसी चीज़ को और एक बार चला के दिखाता हूँ, आप एक बार देख लीजिए, फिर मैं इस बारे में बात करता हूँ। बैंक की लोन देने से मार्केट में आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से शुरू होता है प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन में ज़रूरत पड़ता है लोगों की, वर्कर्स की ज़रूरत पड़ता है। तो लोगों को मिल जाता है एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट से आता है उनके पास इनकम। इनकम आने से 2 चीज़ होता है। पहले तो वो उन सारे पैसों से मार्केट में डिमांड पैदा करते हैं, और बाकी ज़्यादातर पैसा वो कहाँ पे रखते हैं, बैंक पे। और बैंक फिर से उन सारे पैसों का लोन देता है, और फिर से होता है इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, सेविंग, फिर से इन्वेस्टमेंट। और ऐसे ही ये साइकिल घूमता रहता है। और ऐसे ही जितने बार ये साइकिल घूमेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और वो लोग बैंक में पैसा रखेंगे, बैंक फिर से लोन देगा, और देश की इकोनॉमी और भी ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, बैंक की लोन देने से इन्वेस्टमेंट आता है, और ऐसे प्रोडक्शन शुरू होता है, तो लोगों के हाथ में पैसा आता है एम्प्लॉयमेंट से। और पैसा आने से 2 चीज़ होता है, एक तो लोग सेविंग करते हैं जो कि फिर से इन्वेस्टमेंट हो जाता है, और दूसरा वो डिमांड करते हैं। अभी मान लीजिए एक लड़का इतने दिनों तक इंजीनियरिंग पढ़ के घर में बैठा था, उसके पास कोई जॉब नहीं था, लेकिन क्योंकि बैंक अभी लोन दे दिया है तो इंडस्ट्री लग गया है, तो उसे जॉब मिल गया है। तो पिछले साल तक एक डेयरी मिल्क से ही राखी में काम चल रहा था, लेकिन क्योंकि इस बार भैया को जॉब मिल गया है तो एक अच्छा गिफ्ट तो मिलना चाहिए, और भाई भी अपने बहन को एक अच्छा गिफ्ट देना चाहता है। इसी वजह से जितने भी सारे इंजीनियर्स को अभी अभी जॉब मिला है वो सारे के सारे अपने बहन को लेके चला जाएगा वही वाला शॉपिंग मॉल में। लेकिन ड्रेस तो फिर भी 100 ही है, लेकिन इस बार खरीदने के लिए आ गया है 200 लोग। तो अब मॉल की मालिक क्या करेगा कि चलो इसका प्राइस और बढ़ा दो, क्योंकि हमारे पास तो इतना सप्लाई ही नहीं है। तो जब डिमांड बढ़ जाता है उस केस में भी प्राइस बढ़ जाता है। मान लीजिए कि 500 का चीज़ अब 700 में बिक रहा है, तो पिछले साल तक जो लोग 500 रुपये ला के वो ड्रेस खरीद रहे थे इस बार नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि 500 रुपये का वैल्यू जो है वो घट गया है, उसका परचेसिंग पावर घट गया है। और इसी तरीके से डिमांड के बढ़ने से इन्फ्लेशन होता है। चलिए अब आगे बात करते हैं इन्फ्लेशन के टाइप्स के बारे में। पहला टाइप आता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। ये वो वाला इन्फ्लेशन होता है जो कि अखबार में हेडलाइन बनता है। जैसे प्याज का दाम, 140 रुपये केजी हो गया है, पेट्रोल 90 रुपये पर लीटर है। ऐसा जो चीज़ें हैं ये होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन खाने की चीज़ें और पेट्रोल ऐसे एनर्जी की चीज़ों में ही ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस है वो बहुत जल्दी ऊपर नीचे होता रहता है। मतलब प्याज का दाम किसी दिन 140 रुपये केजी हो जाता है और दूसरे ही दिन 50 रुपये केजी हो जाता है। तो इससे क्या होता है, एक अच्छा सा हेडलाइन बनता है और आम इंसान को यही समझ में आता है कि इसका मतलब ही इन्फ्लेशन है।
लेकिन ऐसा नहीं है। जो कोर इन्फ्लेशन है वो बहुत ही धीरे धीरे बढ़ता है। मतलब खाने की चीज़ को अगर आप छोड़ देंगे तो रोज़मर्रा की जो भी चीज़ें हैं, जैसे फैन हो गया, टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हो गया, कोई भी फर्नीचर हो गया, इन सारी चीज़ों का प्राइस जो है बहुत ही धीरे धीरे बढ़ता है। इसे कहा जाता है कोर इन्फ्लेशन। तो जो हेडलाइन इन्फ्लेशन था वो बहुत जल्दी बढ़ता है और घटता है, लेकिन कोर इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ता रहता है। और उसके बाद आता है एक्फ्लेशन। एक्फ्लेशन दोनों टर्म को मिला के बनाया गया है, एग्रीकल्चर और इन्फ्लेशन। मतलब जब एग्रीकल्चर की चीज़ों की दाम बढ़ता है तब उसे एक्फ्लेशन कहा जाता है। और उसके बाद आता है बाइफ्लेशन। बाइफ्लेशन का मतलब है जब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों एक साथ होता है तब उसे बाइफ्लेशन कहा जाता है। अब बाइफ्लेशन क्या एक्चुअल में हो सकता है? तो कोरोना वायरस आने से फिलहाल तो यही सिचुएशन बना हुआ है। मतलब अभी अगर ना भी हुआ तो जब लॉकडाउन शुरू हो रहा था तब तो ऐसा ही सिचुएशन था। लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे और बहुत सारा खाना स्टॉक कर रहे थे, इसलिए खाने का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मतलब फूड में इन्फ्लेशन आ गया था। लेकिन क्योंकि अब लोगों को जॉब से निकाला जा रहा था, किसी को जॉब नहीं मिल रहा था, इसी वजह से जो अलग अलग चीज़ें हैं जैसे कि मोबाइल हो गया, गाड़ी हो गया, बाइक हो गया, ये सब लोग नहीं खरीदना चाह रहे थे। वो अपना पैसा बचा के रखना चाह रहे थे और इसी वजह से वो इन सारी चीज़ों का डिमांड नहीं कर रहे थे और इसलिए इन सारे सेक्टर्स में डिप्रेशन चल रहा था। अब डिफ्लेशन क्या चीज़ है? डिफ्लेशन का सीधा मतलब है इन्फ्लेशन का उल्टा, मतलब चीज़ों की दाम घट जाना। इसे नेगेटिव इन्फ्लेशन रेट भी कहा जाता है। एक एग्जाम्पल से डिफ्लेशन को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आज एक मोबाइल का कीमत है 10,000 रुपये। ठीक एक साल बाद उसी मोबाइल का कीमत हो गया 12,000 रुपये, मतलब 20% बढ़ गया। फिर एक साल बाद 18,000 रुपये हो गया, मतलब 50% बढ़ गया। लेकिन उसके अगले साल मोबाइल की कीमत घट के 15,000 हो गया, मतलब 18,000 से 15,000 हो गया। 3,000 रुपये घट गया, मतलब लगभग 17% जो है डिक्रीज हो गया इन्फ्लेशन रेट में। तो ये होता है डिफ्लेशन। अब हम बात करते हैं डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन को आप लोग डिफ्लेशन से कॉन्फ्यूज ना करें, इसलिए मैं इन दोनों चीज़ को आगे पीछे रखा हूँ। तो चलिए देखते हैं डिसइन्फ्लेशन क्या है। पहला वाला एग्जाम्पल को ही मान लीजिए आज एक मोबाइल की कीमत है 10,000 रुपये, एक साल बाद 12,000 रुपये, उसके बाद 18,000 रुपये और उसके अगले साल इस मोबाइल की कीमत हो गया 20,000 रुपये। यहाँ पे कीमत घटा नहीं है, 18,000 से 15,000 नहीं हुआ है इस बार। लेकिन जो तेज़ी से इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, पहले 20% फिर 50%, उस तेज़ी से अब बढ़ नहीं रहा है। इस बार बढ़ा है सिर्फ 11% के करीब। और अगले साल मान लीजिए कि 22,000 रुपये हुआ, मतलब 10% बढ़ा। मतलब इन्फ्लेशन का जो रेट है वो पहले की तरह तेजी से नहीं बढ़ रहा है, बहुत ही धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसे कहा जाता है डिसइन्फ्लेशन, मतलब पहले से धीरे बढ़ना, इसे कहा जाता है डिसइन्फ्लेशन। उसके बाद है क्रॉनिक इन्फ्लेशन। आपको टर्म से ही समझ में आ रहा है, जब इन्फ्लेशन बहुत दिन तक, लंबा अरसा तक चलता रहता है तब उसे कहा जाता है क्रॉनिक इन्फ्लेशन। उसके बाद आता है रिफ्लेशन। रिफ्लेशन का मतलब होता है जब गवर्नमेंट जानबूझ के इन्फ्लेशन पैदा करते हैं मार्केट में, तो उसे कहा जाता है रिफ्लेशन। अब गवर्नमेंट ऐसा काम क्यों करना चाहेगा? इन्फ्लेशन तो अच्छा चीज़ नहीं है, लेकिन कभी कभी मंदी से बाहर आने के लिए लोगों के हाथ में पैसे का होना बहुत ज़रूरी होता है। तभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करेंगे और इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। मतलब जो हमारा इकोनॉमिक साइकिल है वो अच्छे से घूमने लगेगा। इसी वजह से गवर्नमेंट ऐसा करता है और इसी चीज़ को मैं बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हूँ इंडियन इकोनॉमी में कोरोना वायरस के इफेक्ट वाला वीडियो में। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, लिंक ऊपर आई बटन पे आ रहा है और लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। चलिए अब आगे बात करते हैं हाइपर इन्फ्लेशन के बारे में। हाइपर इन्फ्लेशन का क्या मतलब है? जब इन्फ्लेशन रेट बहुत तेजी से ऊपर जाने लगे, रॉकेट की स्पीड से, तब उसे कहा जाता है हाइपर इन्फ्लेशन। मतलब पहले 10%, फिर 50%, फिर 100%, फिर 200, 500%, 1000% की स्पीड से जा रहा है, तो उसे कहा जाता है हाइपर इन्फ्लेशन। जैसे कि वेनेजुएला में एक बार हाइपर इन्फ्लेशन हुआ था, तो मैं यहाँ पे कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। छोटी सी छोटी चीज़ खरीदने के लिए लोगों को इतना सारा पैसा खर्चा करना पड़ रहा है। मतलब कभी अगर आपको एक कप चाय पीने के लिए 50,000 रुपये देना पड़े तो समझ लेना कि हाइपर इन्फ्लेशन हो गया है और इकोनॉमी का बहुत ही बुरा हाल है। चलिए अब बात करते हैं स्टैगफ्लेशन के बारे में। स्टैगफ्लेशन का क्या मतलब है?
स्टैगफ्लेशन ये टर्म दो टर्म से बनता है, एक है स्टैग्नेशन और दूसरा है इन्फ्लेशन। मतलब जब इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो चल रहा है लेकिन इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है, ऐसे केस में बनता है स्टैगफ्लेशन। और ऐसा केस इंडिया में होता ही रहता है, जबकि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो है लेकिन इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है। और ऐसा सिचुएशन आने से शुरू होता है आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई। आरबीआई चाहता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि शुरू से लेके 2015 तक आरबीआई का एक ही ऑब्जेक्टिव था कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे। लेकिन 2015 के बाद उसे चेंज किया गया। लेकिन फिर भी आरबीआई का एक टारगेट ये रहता ही है, क्योंकि हमारे देश में ज़्यादातर पॉपुलेशन गरीबी सीमा के नीचे रहते हैं और इसी वजह से वो लोग अच्छे से रह पाए, इसलिए वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का हमेशा कोशिश करता है। और गवर्नमेंट ऐसे केस में चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, इसलिए वो क्या कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आप लिक्विडिटी मार्केट में छोड़ दीजिए। लेकिन अगर ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा, मतलब गरीब लोगों के लिए ज़िंदगी और भी मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे केस में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है पॉलिसी मेकर के लिए कि वो कैसा पॉलिसी लाए। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब हम आरबीआई के बारे में देखेंगे, तो इसे हम यहीं पे इस वक्त छोड़ते हैं और आरबीआई की वीडियो में इसमें डिटेल में बात करेंगे। और इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है जो है शिंकफ्लेशन। इसे डिस्गाइज इन्फ्लेशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो इन्फ्लेशन है ना, ये छिप जाता है। कैसे? जैसे कि मैं वीडियो के शुरू में ही मैगी का एग्जांपल दिया। अब मान लीजिए कि मैं मैगी खाता था 2 साल पहले और अभी भी खा रहा हूँ। तो 2 साल पहले जब मैं मैगी खरीदता था तो मैं 10 रुपये लेके जाता था और मुझे एक मैगी मिल जाता था। लेकिन अभी मैं 10 रुपये लेके गया और दुकानदार ने मुझे कहा कि 10 रुपये में नहीं मिलेगा, ये तो 12 रुपये है। तो मैंने कहा कि यार क्या इन्फ्लेशन आ गया है, अब तो पैसों का वैल्यू घट रहा है। तो मैंने सोचा कि अब तो 10 रुपये ही लाया हूँ, क्या करूँ। ठीक है, आप एक डेयरी मिल्क ही दे दीजिए। तो दुकानदार मुझे एक डेयरी मिल्क दे दिया। अभी मैं घर आते आते सोचने लगा रास्ते में, नेस्ले अच्छा कंपनी नहीं है। 2 साल पहले 10 रुपये का मैगी आता था, अब 12 का कर दिया। लेकिन डेयरी मिल्क कितना अच्छा है, 2 साल पहले भी 10 रुपये में मिलता था, अभी भी 10 रुपये में मिल रहा है। कमाल का कंपनी है भाई, मानना पड़ेगा। और मैं घर आ गया, डेयरी मिल्क खा रहा हूँ। अब मान लीजिए कि 2 साल पहले मैं डेयरी मिल्क को छोड़ दिया था, तो मैंने एक पैकेट रख दिया था डेट लगा के कि आज से मैं डेयरी मिल्क को छोड़ रहा हूँ। तो डेयरी मिल्क खाते खाते मैं उस पैकेट को उठाया और सोचा कि देखो मैं कितना अच्छा कंट्रोल किया हूँ खुद को, कमाल की बात कर दिया मैंने। तो फिर मेरा नज़र गया कि जो मेरे पास आज वाला डेयरी मिल्क का पैकेट है ना, वहाँ पे लिखा गया है 75 ग्राम, जबकि जो 2 साल वाला पहले का पैकेट है वहाँ पे लिखा गया है 100 ग्राम। तो मेरा तो दिमाग घूम गया कि हाँ, दाम तो बड़ा नहीं है लेकिन इन्फ्लेशन का इफेक्ट तो यहाँ पे भी बड़ा है। पहले 100 ग्राम दे रहा था, अभी सिर्फ 75 ग्राम दे रहा है एक डेयरी मिल्क के पैकेट में। मतलब इन्फ्लेशन तो है लेकिन ये इन्फ्लेशन छिपा हुआ है, ये शिंक कर गया है, इसलिए इसे कहा जाता है शिंकफ्लेशन। तो आज का इन्फ्लेशन वाला वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।